होगी तभी निवेश होगा, बिना बचत के तो निवेश होता नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पॉकेट मनी या जेब खर्च ये कितनों को मिलता है? हाथ उठाइए। अच्छी खासी तादाद है, वाह। हम लोग तो जब आपकी उम्र में थे तो ऐसे मित्रों के साथ मित्रता करते थे जिनको पॉकेट मनी मिलती थी और हमारा काम चल जाता था। पॉकेट मनी का मतलब क्या हुआ? क्यों? पॉकेट मनी यानी क्या? जेब खर्च। पॉकेट मनी को दूसरे तरीके से अगर इसको शब्दों का थोड़ा सा खेल किया जाए तो पाक ईटिंग, पॉक ईट, पाक यानी पकवान, पकवान खाने का पैसा। क्यों ऐसा हो सकता है? यही करते हैं आप लोग। पॉकेट मनी से तो अधिकांश कुछ खाते पीते ही होंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आपको बताऊं मैं। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, आप लोग मेरे ख्याल से 15 वर्ष से नीचे के ही लोग हैं। 15 वर्ष की आयु में एक बार सिर्फ अगर 100 रुपया अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर दें तो 60 वर्ष की आयु पहुंचते पहुंचते एक बार सिर्फ आपने 100 रुपया बचा करके डाला, कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है सालाना तो 100 रुपया अगर एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप जब 60 वर्ष के होंगे तो 100 रुपया कितना हो जाएगा? इसके बारे में सोचा कभी? किसी को पता है? कोई बता सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ। एक बार अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ एक बार, तो जब आप 60 वर्ष के होंगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा। एक बार सिर्फ किया है। अब 1 करोड़ चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना होगा? वन टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। 1 करोड़ अगर चाहिए तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वन टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे, मैं तो सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक ये नियम बना लें कि जो भी मुझे पॉकेट मनी मिलती है इसको थोड़ा पैसा इसमें से बचा के, जैसे कामेश जी ने अभी आपको बताया कि 50% अब इसमें से अगर बचा लें और उसको निवेश कर दें तो हम आगे आने वाले समय में अपने स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला खुद रख रहे होंगे। हमारे माता पिता जब हमको विद्यालय में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या कर रहे होते हैं? हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए एक प्रकार का निवेश कर रहे होते हैं, हमारे अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए। तो हमारा भी योगदान बनता है। सीड कैपिटल जानते हैं आप लोग? सीड कैपिटल क्या होता है? नहीं जानते? चलिए, किसी प्रकार का कोई भी उपक्रम, बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट पैसे का भी होता है, इन्वेस्टमेंट अपनी मेहनत का भी होता है। तो जो पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, उसको सीड कैपिटल कहते हैं। तो आज की आपकी जो सेविंग अगर आप करते हैं, इस सेविंग को अगर आप इन्वेस्ट भी साथ में करते रहे तो अपने आप में ये सीड कैपिटल के तौर पे काम कर जाएगा। जब आप आगे बड़े होकर के अपने कैरियर पे आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप में से बहुत से लोग ऐसा हो सकता है जो व्यापार में जाए, बहुत से लोग ऐसा होगा, स्वाभाविक है होता है कि कहीं हमको नौकरी मिल जाए। बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि व्यापार करें। व्यापार न कर पाने के पीछे भी कई बार क्या कारण होता है कि भाई बहुत पैसा लगता है। आज से अगर आप अपना सीड कैपिटल खुद से बनाना शुरू करते हैं तो हो सकता है जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे तो आप अपना खुद का व्यापार स्टार्ट कर पाए, ऐसी परिस्थितियों को खुद आप निर्मित कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए, इन्वेस्टमेंट के सेफेस्ट तरीकों में से प्रमुख 3 तरीके क्या है? कोई बताएगा? एक बता दीजिए। आपके पास मान लीजिए 100, 200, 500 रुपया है और हर साल आप 200-500 रुपया बचा सकते हैं, तो ऐसा कौन सा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा डालें खाता खोल करके और माइनर्स का खाता खुलता है, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? आप बताएंगे कोई एक इंस्ट्रूमेंट? चलिए फिर बात करें। पीपीएफ का नाम सुना है? कितनों ने सुना है पीपीएफ का नाम? मित्रों थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए इन चीजों के ऊपर, कोई बात नहीं। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये अपने यहाँ पर सेफ्टी, एब्सोल्यूट सेफ्टी के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म है, 15 वर्ष के लिए इसका ड्यूरेशन होता है, उसमें आप कर सकते हैं। कोई टैक्स नहीं लगता, जो आप पैसा जमा कर रहे हैं जो उसके ऊपर रिटर्न
कि हम पैसा बचा रहे हैं, हमारे लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा दें। मिनिमम 100 रुपया साल का आप उसमें जमा करेंगे, आपका खाता चलता रहेगा, एक अपने आप में प्रक्रिया मिल जाएगी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी तो सुना होगा सबने। रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए, अधिकांश मतलब जो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट लाभ होता है वो आरडीज में मिलता है। हर महीने आप जो भी पैसा बचा रहे हैं उसमें उतना पैसा डालते रहिए, बहुत तेजी से पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने पॉकेट मनी से जंक फूड खाते होंगे? पिज्जा कितने लोग खाते हैं? चलिए अच्छी बात है, अगर शर्मा रहे हाथ उठाने में कि पिज्जा खाते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि पिज्जा जंक फूड है, इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक, जब पता है तो इसको अमल में भी लाइए, उस पैसे को बचाइए, कुछ हेल्दी खाइए, जूस पी लीजिए, सेब खाइए। तो सबने सुना होगा ना, एप्पल अ डे ईट डॉक्टर वे, सुना है? कितने लोग एप्पल खाते हैं? अरे वाह, आप सबको नमन भाई, आप लोग तो सब डॉक्टरों को बेरोजगार कर देंगे। हाँ, डॉक्टरों को भी निवेश करना शुरू करना पड़ेगा, वो तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा इन विषयों से अलग हट करके मैं थोड़ा गंभीर विषय के ऊपर आता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ, मेरा अनुरोध भी है कि आप लोग आने वाले समय में जो भी जेब खर्च मिलता है उस जेब खर्च का कम से कम 50% बचाने का प्रयास करेंगे और उस पैसे को सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए बैंकों की स्कीम है, पीपीएफ है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में उस पैसे को लगाने का प्रयास करेंगे। ये अच्छी आदत, जैसे सेब खाने की आदत आपने अच्छी डाल रखी अधिकांश लोगों ने, वैसे ही एक अच्छी आदत निवेश करने की भी डाल दीजिए। आपके भविष्य के लिए, कैरियर के लिए ये इन्वेस्ट करना, सेव करना और इन्वेस्ट करना, ये दोनों ही आदतें बहुत आगे आपको ले जाने में सहायक होंगी। अब हम एक आपके विद्यालय में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि किस प्रकार से भारतीय परंपराओं को, किस प्रकार से हमारा जो आध्यात्मिक विषय है उसको सहेजने का एक प्रयास किया गया है। आज हम जिस प्रांगण में हैं यहाँ भी एक मंदिर है, ईश्वर का यहाँ पर वास है। इनको देखते ही, और इतनी अनोखी भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति लगी है कि देखते ही स्वाभाविक रूप से मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो एक विषय पे हम आते हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, और ऋषि शब्द को भी अगर आप लें, अंग्रेजी में कहा जाता है ना रिसर्च, तो हमारे ऋषि वो मनीषी थे जो कि रिसर्च किया करते थे। कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि भविष्य में कभी यह पता चले कि रिसर्च शब्द की उत्पत्ति भी ऋषि शब्द से ही हुई है। ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है जो हमको इस बात का बोध कराती हैं कि हम कितनी स्वर्णिम इतिहास से आ रहे हैं, कितनी स्वर्णिम हमारी सभ्यता रही है। हमारे देश में हजारों बोलियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। किसी संस्कृति में इतनी विविधता यदि है, व्याप्त है, इसका मतलब ये इस बात का क्लियर कट एविडेंस है कि वह संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति रही है। समृद्ध यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं प्रॉस्पर, रिच। ठीक, तो ये जो रिच समृद्धि है, संस्कृति हमारी रही है, इसमें हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा एक निवेश किया था। ऋषियों ने निवेश किया हमारे राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के लोगों में, इस राष्ट्र के विज्ञान में, इस राष्ट्र के संस्कार में, इसके बारे में आज हमको यह जानना बहुत आवश्यक है। हमें कहा जाता था ना सोने की चिड़िया। एक समय था जब विश्व व्यापार में भारत का शेयर 30% से अधिक था। आज कितना है कोई बता पाएगा? विश्व व्यापार में भारत का शेयर कोई अंदाजा? लेस देन 2% है, और किसी समय 30% से अधिक होते थे। हमारा स्वर्णिम काल पीछे था, उस स्वर्णिम काल को पुनः हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है। और वह आप जैसे जो होनहार मित्र हैं, छोटे छोटे 21वीं सदी के बच्चे, यही लोग इस दिशा में अग्रसर जब होंगे, कमर कसेंगे, तो पुनः हम उस स्वर्णिम युग को प्राप्त कर पाएंगे। मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस विषय पे जानते हो। रामानुजम का नाम सुना है ना आप सबने?
रामानुजन को पढ़ा है? रामानुजन की विशेषता क्या थी? मैथ्स के बहुत प्रकांड पंडित थे और उनका शिक्षा दीक्षा कोई फॉर्मल ये जो वेस्टर्नाइज्ड मैथमेटिक्स की थी इसमें नहीं हुई थी। उस एलिमेंट्री लेवल तक उन्होंने खाली पढ़ा था, उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि गरीब परिवार से थे तो नहीं पढ़ पाए थे। किंतु उन्होंने सिंगल हैंडेडली, और ये बहुत गर्व का विषय है, मैं आपके गर्व में पुनः निवेश करवाना चाह रहा हूं, सिंगल हैंडेडली जो 500 वर्ष पाश्चात्य जगत ने मैथमेटिक्स जितना ढूंढा उसका आधा मैथमेटिक्स एक प्रकार से रामानुजम ने अकेले दम पे 30 वर्ष की आयु पहुंचने के पहले ही सृजित कर लिया, ढूंढ लिया। ये अपने यहाँ की देश की, हिंदुस्तान की प्रतिभा रही है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से एक 900,000 वर्ष का हमारा एक ये गुलामी का काल रहा जिसमें बहुत सारी चीजें, एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जो आपके ऊपर आके जीतेगा वो आपकी सुपीरियरिटी बर्दाश्त नहीं करेगा। बॉस को अक्सर अपने एम्प्लॉय का अपने से सुपीरियर होना पसंद नहीं आता, नॉर्मल कॉमन सेंस है। इस कारण से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर उनको दबाने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति हुआ करती थी शिक्षा की, जहाँ राजा का लड़का भी और रंक का लड़का भी दोनों एक साथ जाते थे। पढ़ा है ना? दोनों एक साथ जाते थे। अलग स्कूल नहीं होता था कि एक हाई फाई स्कूल है जहां समाज के समृद्ध लोगों के बच्चे पढ़ने जाएंगे और एक दूसरे प्रकार का स्कूल है जहां बेचारे गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। समाज में इस प्रकार का भेद नहीं था। यह भी एक इन्वेस्टमेंट था हमारे समाज और संस्कृति में हमारे पूर्वजों द्वारा। उस इन्वेस्टमेंट के कारण से जो हमारा स्वर्णिम युग बन पाया था, जो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, जो हम 30% से अधिक वर्ल्ड मार्केट में जो हमारा शेयर होता था व्यापार में, अमेरिका आज सबसे बड़ा देश माना जाता है, सबसे पावरफुल देश माना जाता है, सबसे समृद्ध देश माना जाता है। ये अलग बात है कि उनका जो बजटरी डेफिसिट है वो $17 ट्रिलियन से भी अधिक है, किंतु सबसे समृद्ध देश माना जाता है। उस अमेरिका की खोज भी भारत को खोजते खोजते एक्सीडेंटली हो गई थी, मालूम है ना? कोलंबस चला था भारत खोजने के लिए और खोज लिया उसने अमेरिका। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पीछे जो स्वर्णिम काल था वो स्वर्णिम काल इस कारण से था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने हमारी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, लोगों के स्वर्णिम भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। ज्ञान, रिसर्च, इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया था, समय लगाया था और अधिकांश वो जो चीजें थी वो ईश्वरीय प्रेरणा से जागृत होकर के हुई थी। ऋग्वेद आप में से पढ़ा है किसी ने? पढ़ने का प्रयास किया है? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऋग्वेद काल की जो संस्कृत है वो बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत है। लेकिन ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसको कहते हैं नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त के बारे में किसी को जानकारी अगर है तो आप बताएं। हमें पढ़ना चाहिए। आप सबको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने पुराना जो विज्ञान है उसको पुनः ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आगे का जो विश्व में जो जिस प्रकार की डिस्कवरीज होने वाली है वो हमारे उसी पुराने विज्ञान को पुनः पढ़ के नए टेक्नोलॉजी के आलोक में उसको प्रतिपादित कर करके वो नई डिस्कवरीज होंगी। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है? बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है? कितनों ने पढ़ी है? बिग बैंग थ्योरी है जो मॉडर्न साइंस जो कहता है कि यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई वो पहले एक बहुत डेंस मास था जिसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके यूनिवर्स एक्सपांड करता चला गया। प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, इस तरह से धीरे धीरे करके यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया और लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी एक्सपांड कर रहा है। यह बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी जो बात कह रही है, बिग बैंग थ्योरी आ गई, हमारे मनीषियों ने जब इंटरेस्ट आया आज के लोगों में, तो जब ऋग्वेद को ध्यान देना शुरू किया क्योंकि उसमें निकट वैज्ञानिक बातें छिपी हुई है, जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक जगह नासदीय सूक्त आया।
नासरीय सूक्त जो बात कहता है वो हूबहू जो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से मॉडर्न विज्ञान कह रहा है उसी बात को कह रहा है। आपने कलपड़े साहब का नाम सुना है? पीछे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी जब आदरणीय दीनानाथ बत्रा जी की किताबों को सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए गुजरात में प्रिस्क्राइब किया गया, तो ये जो पाश्चात्य मीडिया है इसने इसका एक कंट्रोवर्सी बनाई कि उसमें लिखा हुआ था कि साहब हमारे यहाँ वैदिक काल में उड़ने वाले वाहन होते थे। मॉडर्न एयरप्लेन सबसे पहले किसने उड़ाया, कोई बताएगा? राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? सुना है, कलपड़े का नहीं सुना होगा। राइट ब्रदर्स से 3 महीना पहले कलपड़े ने एक विमान बनाया था जो मानव रहित विमान था और उसको 1.5 किलोमीटर तक करीब 1500 फीट की हाइट पर उड़ाया था। यानी राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाया उसके पहले 200-250 वर्ष पूर्व कलपड़े साहब ने पूना के पास एक विमान उड़ाया था और उन्हीं सज्जन के गुरु ने वैमानिक शास्त्र नाम की किताब की रचना करी। वैमानिक शास्त्र कुछ नहीं था, हमारे ही पुराने शास्त्रों में जो विवरण दिया हुआ था पुष्पक विमान का, तमाम प्रकार के और दूसरे विमानों का, उन्हीं को स्टडी करके उसके ऊपर एक किताब बनाई और उसी से इंस्पायर होकर कलपड़े साहब ने एक जो वाहन बनाया था उसको उड़ाने में 1.5 किलोमीटर 1500 फीट की हाइट पर उनको सफलता प्राप्त हुई थी। अंग्रेज थे हमारे यहाँ, दबा दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपने न्यूटन तो पढ़ा होगा, न्यूटन की थ्योरी, आइंस्टाइन की थ्योरी भी हो सकता है पढ़ रहे होंगे या आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आप और आगे जाएंगे तो क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। न्यूटन की थ्योरी क्या है मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं। पृथ्वी के ऊपर के जो फिजिकल फिनोमिना है, फिजिक्स के फिनोमिना है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन साहब ने कुछ फॉर्मूले बनाए और उनको जो थ्योरी का एक नाम दिया गया तो उसको न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेब गिरा था, आप सब सेब खाते हैं, न्यूटन के सामने भी सेब गिरा था, उसने खाने के बजाय उसने उसके ऊपर सोचा कि गिरा कैसे, ठीक, वहां से ये निकला। ऐसा एक रोचक प्रकरण बताया जाता है। लेकिन न्यूटन के जो लॉ हैं इनको जब आप अंतरिक्ष जगत में ले जाते हैं, न्यूटन के समय तो अंतरिक्ष बहुत ज्यादा जो मॉडर्न विज्ञान है उसको पता नहीं था, तो जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो ये फिजिक्स के फॉर्मूला न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी के माध्यम से बने ये फेल हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। ठीक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फॉर्मूला है, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसके ऊपर लागू नहीं होते, लेकिन अंतरिक्ष में जो फिजिकल फिनोमिना है उसके ऊपर लागू होते हैं। ये दोनों थ्योरी फेल हो जाती है जब आप एटॉमिक में जाते हैं, यानी क्वांटम में जाते हैं। तो वहां पे फिर एक तीसरी थ्योरी बनाई गई, क्वांटम थ्योरी। 3 अलग अलग जगत क्या हुए, पृथ्वी, आकाश और सब एटॉमिक। हमारे यहां भी 3 लोगों की कल्पना है। 3 अलग अलग जगह हो गई जहां फिजिकल फिनोमिना की बात हो रही है। 3 लोगों की हमारे यहां पर व्यवस्था नहीं है। अब आज वैज्ञानिक, और मैं वापस उसी विषय पे आ रहा था, आज वैज्ञानिक हमारे शोध कर रहे हैं कि कैसे एक यूनिफाइड थ्योरी बनाई जाए जिसके की फॉर्मूला पृथ्वी के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर और एटॉमिक स्तर पे तीनों प्रकार के फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए, उनके फॉर्मूला तीनों जगह पे वैलिड रहे। इस प्रकार की थ्योरी बनाने का प्रयास हो रहा है जिसको यूनिफाइड थ्योरी की रिसर्च कहा जाता है, जो कि फिजिक्स में आज की तारीख में सबसे हाई-फाई रिसर्च मानी जाती है। और उसमें भी एक स्ट्रिंग थ्योरी है जो सबसे नजदीक है यूनिफाइड थ्योरी को इवॉल्व करने की दिशा में। उसमें जो हाइपोथेसिस वो कर रहे हैं उसमें 3 डायमेंशन जो कि हम जानते हैं, और टाइम को ले लें तो चौथा डायमेंशन, 4 डायमेंशन पे इक्वेशन बैलेंस नहीं होते, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 पे भी बैलेंस नहीं होते, लेकिन 10 डायमेंशन अगर एज्यूम कर लिए जाए, क्या है नहीं मालूम, तो इक्वेशंस बैलेंस होते हैं। और याद करिए हमारे यहाँ पे 10 दिशाओं का वर्णन है, हमारे शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन है। क्या ये दिशा डायमेंशन है क्या? यानी
यूनिफाइड थ्योरी पे अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे पुराने शास्त्रों को समझते हुए, पढ़ते हुए, उसके आलोक में मॉडर्न रिसर्च यदि हम करेंगे तो हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश में, एक ऐसे संस्कृति में जन्मे हैं जो कि आगे आने वाले समय में पूरे विश्व को नया रास्ता दिखाने वाली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने, कल मोदी जी को सबने सुना होगा, इन्होंने नहीं सुना मोदी जी को, कोई है? आपने नहीं सुना, बात उठा रहे थे लेकिन फिर घबरा गए, क्यों? कोई बात नहीं, इंटरनेट है ना, यूट्यूब पर मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, यूट्यूब पे सुनिए, सुनना चाहिए, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। विश्व गुरु बनने की क्षमता यदि किसी देश में है तो भारत में है, और आप जैसे लोगों के माध्यम से अगर आपका अपने शिक्षा में, अपनी संस्कृति को जानने में, अपने शास्त्रों को पढ़ने में निवेश अगर आप ठीक तरीके से करेंगे तो हम पुनः वही स्वर्णिम भारत, वही सौभाग्यशाली भारत, वही विश्व गुरु भारत पुनः बना पाएंगे। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद श्री संजीव सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो छात्रों के बीच बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अच्छा ज्ञान जो दिया, जो कि आगे उनके भविष्य को सुरक्षा की ओर अग्रसर करता है। मैं कुछ दो लाइन बोलना चाहूँगा। छात्र शक्ति वह शक्ति होती है जो देश के अंतर्गत की जाने वाले निवेश या छात्रों के द्वारा किए गए निवेश को एक नए आयाम स्थापित करा सकती है। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की एक कल्पना थी, जिस प्रकार आजादी पूर्व देश के हर क्षेत्रों में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में सूद काटा जाता था, उसी प्रकार निवेशकों की एक बहुत बड़ी फौज है जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश कर चुके हैं कि उन निवेशकों को ढूंढा जाए और देश की तरक्की के लिए उनको सबसे पहले आगे लाया जाए। इसी क्रम में उनका पहला कार्यक्रम जमा धन योजना जो 15 अगस्त को शुरू किया गया था, जो आपने बहुत जल्दी ये भी देखा कि बैंक में खाते खुलवाए जा रहे थे। मैं छात्रों से कहूँगा कि जिसके अंतर्गत जिस भी छात्र का खाता नहीं खुला वो पहले जाए और सबसे पहले अपना खाता बैंक में खोले, जिससे उसका निवेश सुरक्षित हो। और एक ये बहुत बड़ी निवेशकों की फौज होगी जो भारत देश को तरक्की के लिए अग्रसर करेगा, और ये छात्र ही आगे चल के बहुत बड़े निवेशक के रूप में दिखाई देंगे। और निवेश से जुड़े जितने भी माध्यम हैं उसमें आगे आने वाले भविष्य में बहुत से रोजगार भी उत्पन्न होने वाले हैं, जो हम लोगों के बीच ही रोजगार के लाभों को लेंगे। जैसे कोई छात्र निकलेगा बैंक में जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कोई LIC में जाएगा। इसी क्रम में मैं आगे, जैसे मैंने कार्यक्रम की सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। जिन कक्षाओं में छात्र लिए गए हैं